हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ये टॉपिक देखा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको डिस्कस करेंगे। हमने पहले देखा है कि इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका माइक्रो का डिस्कशन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कंटेंट है आज के इस लेक्चर का। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that studies the behavior and performance of an economy as a whole। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था कि हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल सेविंग, ये सारी चीज़ें। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, पूरी इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है, और इसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं। तो इट फोकस ऑन द ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब जो ब्रॉड इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं क्या क्या है वो, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट या फिर टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ऐसे सारे वेरिएबल्स जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे, उन वेरिएबल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था इंडिविजुअल्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स लेते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एग्रीगेट करके, उनको इकट्ठा करके यहाँ पे स्टडी किया जाता है ऑन अ नेशनल और अ ग्लोबल स्केल। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज to include the understanding and influencing of the economic policy to promote the sustainable growth, full employment and the price stability। मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जनरली हम इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे सस्टेनेबल ग्रोथ हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, ये सारे वेरिएबल्स पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को एग्रीगेट के तौर पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ डेफिनेशंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा दी हुई। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं, J.M. केन्स इन्होंने दी है। उनका एक बहुत फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो ग्रेट डिप्रेशन में 1936 में पब्लिश हुआ था। और उनका कहना है द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज द स्टडी of large scale economic factors that are particularly focusing on total output, income and expenditure, as well as overarching determinants of the employment levels and the overall economic stability of the country। ये थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन इसको हम समराइज कर सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले वेरिएबल, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। और एक डेफिनेशन है जो उन्होंने ही दी है, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एनालिसिस इज टू प्रोवाइड अ मेथड बाय विच वी कैन एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट इन द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब इनका जो बेसिक थ्योरी है वो है एग्रीगेट डिमांड का, और ये एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इस चीज़ पे किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, इसको हम बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिगिनिंग जो केन्स ने बुक लिखा था वहीं से होती है, और उनकी मेन थ्योरी जो है वो एग्रीगेट डिमांड की है। और J.L. हैंसेन, इन्होंने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को कुछ अलग लफ्ज़ों में डिफाइन किया है। उनका कहना है, macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हैंसेन हम डिस्कस क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब कितनी एम्प्लॉयमेंट है, फैक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट किस तरह से हुआ है, उनका डिमांड कैसा है, टोटल इकोनॉमी की सेविंग कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, नेशनल इनकम कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। एक और बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है कार्ल शेपिरो के द्वारा दी गई। उनका कहना है
मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम देखा था, मतलब पूरी इकोनॉमी में को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में माइक्रो में स्टडी किया जाता है। लेकिन मैक्रो में क्या किया जाएगा, इकोनॉमी को एज अ होल कंसीडर किया जाएगा और यहाँ पे हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे, मतलब पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है और उसके इफेक्ट बाकी सारे वेरिएबल्स पे किस तरह से पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंटरडिपेंडेंस कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। मतलब हाउस होल्ड, जिसको हम फैमिली भी कह सकते हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, इन सारे जो सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स इनके एक्शंस एक दूसरे पे इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाता है तो इसका इफेक्ट फैमिली के इनकम पे हो सकता है और उसका इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड पे हो सकता है। तो हम जो फैक्टर्स हैं इनको अलग अलग करके डिस्कस नहीं करेंगे, हम सारे फैक्टर्स को इकट्ठा डिस्कस करेंगे और उनका इफेक्ट एक दूसरे पे किस तरह से होता है इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एक पॉलिसी ओरिएंटेड है। बहुत सारी पॉलिसी, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो जो आरबीआई के द्वारा मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड की जाती है, इन सारी पॉलिसी मेकिंग में मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यह हमें बताता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन कैसा है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है, प्रोडक्शन कितना है, तो उसके बेसिस पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी बनाएंगे, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो। इन पॉलिसीज़ को हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहा जाता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी कहते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी का बेसिकली इनकम डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अप्रोच है वो अप्रोच है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करना। देन in the macroeconomics there is use of the models and theories to assess the impact of policies। मतलब जो पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट हो चाहे आरबीआई हो चाहे बिजनेसमैन हो, इन सारी पॉलिसीज का इफेक्ट किस तरह से इकोनॉमी पे होता है उसको एनालिसिस करने के लिए अलग अलग मॉडल्स और थियरीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। सो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फीचर्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक्चुअली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इसमें जीडीपी आएगा, जीएनपी आएगा, एनएनपी आएगा, बहुत सारी कंसेप्ट इसमें आती है, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जो जीएनपी जीडीपी होता है पूरी इकोनॉमी को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, डिफ्लेशन मतलब प्राइस का कम होना। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे होता है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जब नेशनल इनकम बढ़ता है तो वो ग्रोथ होता है। और डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इंक्रीज होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है और उसी के साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, एजुकेशन अच्छा मिलता है, हेल्थ अच्छी मिलती है, ये सारी फैक्टर्स को डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाएगा। इसकी बहुत सारी थेरीज हैं, अलग अलग थेरीज इसकी हैं, वो भी हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी जो हमारे रिजर्व बैंक इम्प्लीमेंट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और साथ साथ इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और फिजिकल पॉलिसी मतलब जनरली हम बजट कहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है फॉर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, उसको फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। तो ये पॉलिसी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड मतलब द ट्रेड विद द अदर कंट्रीज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ऑफ द कैपिटल, एक्सपोर्ट ऑफ द कैपिटल, कौन सी चीज़ों को इम्पोर्ट करना है, कौन सी नहीं करना है, कब करना है, इन सारे चीज़ों का डिसीजन मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पे लिया जाता है।
उसके बाद बिजनेस साइकिल, मतलब कभी हो सकता है इकोनॉमी में बूम हो, कभी रिसेशन हो, इन सारी चीज़ों को कॉज करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, इस चीज़ को हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन सारी चीज़ों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जो इकोनॉमी चलती है बेसिकली ये जो थ्योरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स की है और वो सारी पॉलिसीज जो बनती है उसी पे इकोनॉमी चलती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी इकोनॉमी का हालत हमें बताता है, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एज अ सिटीजन, एज अ स्टूडेंट, ऑल ऑफ अस। द इम्पोर्टेंस जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किए थे उसी में से कुछ पॉइंट यहाँ पे आएंगे। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी कैसे काम करती है, इकोनॉमी का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, फंक्शनिंग कैसा है, इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सारे चीज़ों को समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन एनालाइजिंग द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मतलब इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन कैसे होते हैं, चाहे बूम हो चाहे रिसेशन हो, तो इन सब सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, इकोनॉमी का स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करना है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम को समझने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना पड़ेगा, तो ये एक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद स्टेप फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन सा सेक्टर प्रमोट करना चाहिए, किस सेक्टर को हमें रोकना चाहिए, कहाँ पे टैक्स लगाएं, कहाँ पे टैक्स ना लगाएं, इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, मतलब हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी कम हो रहा है, उसी के साथ साथ हमारे पावर्टी कम हो रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों का परफॉर्मेंस एनालिसिस भी हम इकोनॉमिक की मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पे करते हैं। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड वेलफेयर, मतलब जो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने देखा था, और उसी के साथ साथ वेलफेयर, मतलब लोगों को उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाया जाए, उनका इनकम कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ होने के लिए या फिर इकोनॉमिक के डेवलपमेंट होने के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है, मतलब बार बार रिसेशन, बार बार बूम अगर ऐसा आता है तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा निगेटिवली, तो वो निगेटिव इफेक्ट ना हो इसीलिए हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, फिजिकल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, कुछ और पॉलिसीज़ हो, तो उसमें हमें हेल्प करने वाला सब्जेक्ट जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड द बिजनेस डिसीजन, मतलब कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर कम हो रहा है। देन बिजनेस डिसीजन, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक समझ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इकोनॉमी हमें पता है कैसी इकोनॉमी है, उसमें डिमांड कैसा है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे स्टडी करने को मिलता है, तो एक इम्पोर्टेंस है। और हमें इस सब्जेक्ट में ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शन भी समझने को मिलता है, मतलब जो वी कैन से दैट अभी हम कहते हैं ग्लोबल विलेज एक कंसेप्ट है, पूरी दुनिया जो है एक गाँव की तरह है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता ही रहता है, तो इस इंटरेक्शन को समझने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन प्रूफ है, देयर आर सम लिमिटेशंस। एग्रीगेटेड डेटा ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब जब भी हम एग्रीगेट डेटा के बारे में बात करते हैं, चाहे वो टोटल इनकम हो, नेशनल इनकम हो, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये चीज़ें जो होती हैं एग्रीगेट, ये थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, मतलब इकोनॉमी का रियल पिक्चर इतना सामने नहीं आता है। हो सकता है कोई तो एक एरिया है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हो सकता है कोई जो इकोनॉमी का एरिया है वो बहुत थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो इसका ट्रू रिफ्लेक्शन उस डेटा में नहीं होता है, तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखेंगे, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका पर कैपिटा इनकम, जिनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका जीडीपी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो अगर हम ओवरऑल इंडिया का जीडीपी देखेंगे तो उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन हर सेक्टर, हर स्टेट वो ग्रोथ कर ही रहा होगा ये ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा लिमिटेशन हम कह सकते हैं। इसके बाद
कुछ एजम्पशंस एंड थ्योरेटिकल मॉडल्स, मतलब जो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है कुछ एजम्पशन हम इसमें करके चलते हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन वगैरह वगैरह सारे एजम्पशंस, तो ये कहीं पे थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हो जाता है ये भी चीज़ें, और जो मॉडल्स हैं वो थोड़े से थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग, मतलब इकोनॉमिक्स को एक जोकिंग वे में कहा जाता है प्रिडिक्शन ऑफ द पास्ट, ओके, लेकिन जो फोरकास्ट है आने वाले समय में क्या होगा हम इतना एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो डायनामिक होता है, हम उसको इतना करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देन लैग इन डेटा कलेक्शन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कह सकते हैं कि जो डेटा कलेक्ट होता है और उसके आधार पे जो पॉलिसी बनती है, जब वो पॉलिसी एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होगी तो वो सिचुएशन हो सकता है चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेट में हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, उसको इरेडिकेट करने के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने उसको टारगेटेड पॉलिसी बनाई और पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में इतना समय चला गया कि वो स्टेट अपने आप ही ग्रो करने लगा। हो सकता है ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट दैट इज़ पॉसिबल। तो पॉलिसी डेटा कलेक्शन से लेके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तक सिचुएशन हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके साथ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मतलब जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो डिसीजन हमारे सिर्फ डोमेस्टिक सिचुएशन पे बेस पे हम नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को भी समझना पड़ेगा, और ये फैक्टर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। मतलब अचानक से किसी देश में वॉर हो सकती है, अचानक से हमारा इम्पोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल कम हो सकता है, कोई हमें सप्लाई देना बंद कर सकता है, तो अचानक से जो शॉक मिलते हैं इकोनॉमी को, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेशन है। इसी के साथ लिमिटेड स्कोप इन एड्रेसिंग द माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे या फिर माइक्रो लेवल पे जो इशू होते हैं इनको एड्रेस करना मैक्रो पॉलिसीज़ के आधार पे इतना पॉसिबल नहीं होता है। और पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, मतलब जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो एक्चुअली में जो सिचुएशन है उसी के आधार पर डिसीजन लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनके कुछ पॉलिटिकल या फिर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस उनके पॉलिसी में देखने को मिलते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, हमें जो एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे है उसको एसेस करना और उसको टैकल करना कहीं पे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये जो सारी लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशन होने के बावजूद भी हमें इकोनॉमी को समझना और उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना, ये इसके लिए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बहुत सारी थेरीज़ हैं इसको हम धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, देन उसके बाद जो हमारे लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी उसमें सारे लेक्चर्स हम कवर करेंगे, सारी थेरीज और सारे कंसेप्ट हम कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे लेक्चर्स आपको और देखने को मिले। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।